तो ठीक है, अपना जो अब वंश चालू होने वाला है, नया वंश जो रहने वाला है वो होने वाला है आपका खिलजी वंश हो जाएगा। तो खिलजी वंश में यदि मैं बात करूं कि खिलजी वंश, इसमें तीन शासकों को पढ़ेंगे अपन, तीन सुल्तानों को पढ़ेंगे इसमें। तीन सुल्तान कौन कौन से रहने वाले हैं जरा उनको देखेंगे। तो पहला तो सुल्तान वही है जिसने क्या किया है, इस वंश की स्थापना की है, संस्थापक है, जिसका नाम है आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा व्यक्ति है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इस वंश में केवल यही सबसे इंपोर्टेंट शासक रहने वाला। और तीसरा जो रहने वाला होता है मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी। इन्हीं तीनों को पढ़ना है अपने को, इस वाले पूरे के पूरे वंश में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से, इस भाई से करेंगे, इस वाले। चूंकि भाई बोल रहा हूं मैं, है दादा, क्योंकि कहते हैं कि सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक हुआ है, सल्तनत में सबसे वृद्ध यदि शासक कोई था तो यही था, ये वाला है। क्या हो गया? अच्छा, नाम बढ़ रहा, 82 की उम्र में बना था ये राजा। मतलब ऐसा था कि इसकी इच्छाएं खत्म हो गई थी कि बनना की नहीं, लेकिन फिर भी राजा बन गया था तो बन गया। ठीक है, किससे जीता था? नाबालिग पुत्र था, बालक भी नहीं हुआ था पूर्णतः। उस समय बालक कितने, 12 साल में होते थे, वो 12 साल का भी नहीं था। उसको मार दिया था जहर देकर। ठीक है। चलो देखेंगे। तो यह खिलजी वंश का संस्थापक था, यानी संस्थापक की बात करें तो यही है। ठीक है, संस्थापक था, साथ ही सबसे वृद्ध शासक हुआ, सबसे वृद्ध सुल्तान यही था। अब सबसे वृद्ध होगा तो कहते हैं कि इसकी मार काट से चीजें तो दूर ही रहती है। इसने कहते हैं कि एक बार की घटना रही कि इसके इलाके में, इसके राज्य में चोरों ने चोरी कर ली, डकैत डाका डाल लिए गांव में, उनको पकड़ लिया गया और बंदी बना के लाया गया दरबार में। ये बैठा हुआ था, ये बैठा हुआ था, तो कहते हैं कि उससे, चोरों से कहा गया कि भाई चोरी क्यों की तुमने? बोले साहब अब नहीं करेंगे, गलती हो गई, प्लीज, मेरी जुबान से निकल गई है, घर मत बोलियो, घर मत बोलिए। बोले ठीक है। बोले सारे के सारे चोर जितने भी हैं, जहां जहां से चोरी की है वो पहले माल वापस करो, जहां जहां जिस घर से तुमने सामान चुराया है वो घर वापस दो। दूसरा कहते कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ। कौन कह रहा है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और कहते कि इसने उन चोरों से वादा लिया कि वादा करो कि आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे, वो जाओ, छोड़ दिया तुमको। कहता कि बुढ़ापे में क्यों पाप ला देना, कहते क्यों इनकी मौत का कारण बनूं मैं, क्यों ऊपर जाके बोलूंगा कि भैया मैंने इनको मार दिया था। तो हत्यारा नहीं बनना, कहते कि अंतिम समय चल रहा है, क्यों इनसे दोषी बनो। तो कहते उनको मुक्त कर दिया था, बस ये वादा ले लिया था कि आज के बाद चोरी मत करना बेटा, चोरी करना बुरी बात है, बड़े बूढ़े कह रहे हैं, यानी खुद ऐसा बोलता था। तो कहते कि इसके समय की एक घटना ये रही कि इसने चोरों को, या हम बात करें कि इसने क्या किया था, चोरों से चोरी ना करने का वादा लिया था। इसने अपने राज्य में उदार नीति का पालन किया। इसने चोरों से चोरी ना करने का वादा लिया था। कितना अच्छा शासक है। बोले चोरी अब नहीं करना बेटा, बुरी बात होती है, जाओ जाओ जहां जहां से लेके आए दे दो दोबारा। मतलब ये था, उदार व्यक्ति था। उसने कहा कि क्यों फालतू का टेंशन वेंशन पाड़ना, अपने कुछ नहीं करना अपने को, जाने दो भाई। कहते सबसे वृद्ध सुल्तान है, खिलजी वंश का संस्थापक भी है,
और इसके जो राज्य है इसने क्या किया था, उदार नीति का पालन किया, जिसके तहत इसने चोरों से कहा था कि भाई भाई आगे से चोरी नहीं करना, चोरी बुरी बात है। कहते कि इसके समय की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना रहती है कि देवगिरी को लूटा गया। इसके समय की घटना क्या रही कि देवगिरी को इसने के समय लूटा गया था। इसके समय देवगिरी को लूटा गया। और लूटने वाला कौन है, इसका सेनापति, इसका खुद का भतीजा दामाद, नाम है अलाउद्दीन खिलजी। इसका खुद का भतीजा था और दामाद भी था। इसकी पुत्री हुआ करती थी मेहरुन्निसा, उसका विवाह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। मतलब अपने बड़े भाई के लड़के के साथ इसकी पुत्री का विवाह हुआ था, बस इतना समझ लीजिए। तो ये भतीजा भी था और दामाद भी था। तो कहते हैं कि इस युद्ध का नेतृत्व या यह कार्य इसके भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब यह काम किया तो कहते हैं कि वहां से जितना भी सोना जितना भी मिला था सब कुछ, कहते हैं वो कड़ा मानिकपुर लेके आके बैठ गया। कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद वाले इलाके, बोले वहां लेके आ गया और बैठ गया। कहते फिर उधर बुलाया किसको, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को, कि चाचा आ जाओ, बहुत सामान है। बोले खूब माल है, खूब मिला हुआ है, आपको दे देंगे हम, पर यहाँ से भारी है, आप इसलिए आ जाओ, यहीं पर पार्टी करेंगे, पहले तो ढिंकी चिका फिर आगे देखिए। तो कहते अलाउद्दीन खिलजी को लगा वाह बहुत सोना होगा, मेरा भतीजा दामाद मुझे खुश करने के लिए बुला रहा, खूब पार्टियां होंगी रात भर, है खूब बोतलें खुलेंगी, मजा आएगा एकदम से। बोले चल दिया अलाउद्दीन खिलजी इधर से किया है, मजा होने वाला है। उधर पहुंचा उन्होंने, उसने अलाउद्दीन खिलजी के कहते हैं कि सारा का सारा सेटिंग कर दी कि भाई जैसे ही अपना चाचा आएगा और चाचा को ऊपर से ही निपटा देना। हाँ, पूरी साजिश कर ली किसको मारने की, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारने की। क्योंकि क्या था भाई, अलाउद्दीन खिलजी भतीजा दामाद है, संबंधी है और राजशाही परिवार से संबंधित है, अंगला राजा बनने का अधिकारी भी है, अंगला राजा बनने का पूरा हकदार है, सुल्तान बनने का। तो उसने कहा क्या किया जाए, जब तक बुढ़ा नहीं मरेगा तब तक कैसे राजा। बोले क्या करना है, बोले ऊपर वाला हिस्सा केवल ये निपटाना है अपने को, उसके बाद कुछ नहीं करना है, गर्दन कट जाएगी सब अपने आप हो जाएगा। बोले बुला लिया, बोले धोखे से। कहते जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कड़ा मानिकपुर पहुंचा और दरबार में यानी कि किले के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने सैनिकों को आदेश दे दिया गया और अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। और फिर अगला राजा कौन बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि वो जानता था जो तख्त था, जो उसका सिंहासन था या मुकुट था, वो नायाब था। और कहता था हर एक नायाब चीज पर किसका अधिकार है, मेरा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका है, तो अलाउद्दीन खिलजी का। इसलिए इसने क्या किया था कि यहां पर अपने चाचा को या जलालुद्दीन को कड़ा मानिकपुर बुलाकर अलाउद्दीन द्वारा हत्या कर दी गई और अगला सुल्तान बन गया। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निपटा दिया और अगला राजा बन गया। कहते राजा बना जैसे तो इसने फिर कहते हैं कि अपने आप को विश्व विजेता बनाने की सोची। उसने कहा कि मैं अब विश्व विजेता बनना चाहता हूँ। राजा बनते से उसने कहा मैं क्या करना चाहता हूँ, विश्व को जीतना चाहता हूँ। लेकिन कहते हैं कि इसका एक मित्र था जो दिल्ली का काजी था, उसने समझा इधर आओ इधर आओ, पहुंचा, बोले मूर्ख हो गया भाई, पहले भारत को पूरा तो जीत,
मतलब विश्व जीतने से पहले पहले भारत को भी तुम पूरा नहीं जीते हो अभी, और तुम विश्व विजेता बनना चाह रहे हो। तो कहते अलाउद्दीन खिलजी के माइंड में आया कि हाँ बात तो सही है, भारत को ही तो जीता नहीं मैंने, और विश्व विजेता बनने की सोच रहा हूं मैं। तो कहते हैं कि इसने फिर क्या किया था, सिकंदर स्थानी की उपाधि धारण कर ली थी कि मैं सिकंदर हूं, या मैं द्वितीय सिकंदर हूं, पर पहले भारत से स्टार्ट करूंगा। तो कहते हैं इसके द्वारा विजय की गई थी, जिनमें आपकी उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय को देखना है अपने को, प्रमुख विजय रहेंगी। उससे पहले अपन इसका देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। इसका नाम पूछा जाता है कि इसका नाम क्या था बचपन का, अली गुरसास्प था। कभी कभी ये भी पूछा जाता है इसके बचपन का नाम अली गुरसास्प, क्या नाम था, अली गुरसास्प इसका नाम हुआ करता था। इसकी पत्नी का नाम महरून निशा, पत्नी का नाम भी पूछा था महरून। कहते इसका संबंध, एक इतिहासकार बताता है कि इसका संबंध एक हिजड़े के साथ हुआ करता था, जिसका नाम हुआ करता था मलिक काफूर, जिसे कहते हैं दोहद से, भरूच से, गुजरात के विजय अभियान के तहत भरूच से कहते इसे 1000 रुपए में खरीदा गया था, इसलिए इसका एक नाम और 1000 दिनारी। मलिक काफूर का नाम है 1000 दिनारी, जो एक किन्नर था, उसे खरीदा गया था। जब वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आया, अलाउद्दीन खिलजी के पास आया, तो कहते इसे फिर युद्ध शिक्षा, युद्ध कला सिखाई गई, और कहते फिर इसे सेनापति बना दिया गया सीधा। और फिर जितनी भी दक्षिण विजय अभियान किया गया था, जितनी भी दक्षिण की विजय की गई थी, वो सब कुछ अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर मलिक काफूर द्वारा की गई थी। उत्तर विजय के अभियान या उत्तर भारत में विजय स्वयं करता था, दक्षिण भारत के लिए उसने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। तो ये चीजें अपन इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगला राजा, अगला शासक पढ़ेंगे अपन, जिसका नाम होने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपका 1296 से 1316 तक राजा बना रहा, ठीक है। 1316 तक राजा बना रहा। अब सबसे पहले इसके बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम अली गुरसास्प है, अली गुरसास्प। कहीं कहीं अली गुरसप्पा भी मिलता है इसका नाम, ठीक है। तो दोनों नाम इसी के, अली गुरसप्पा या अली गुरसास्प, ये दोनों नाम इसी के हो जाते हैं। इसका ये नाम हुआ करता था। कहते हैं कि इसने इसने सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी। भारत में पहली बार सेना को नगद वेतन देना एवं सैनिक का हुलिया लिखना, ये दो चीजें प्रारंभ कराने वाला भी कौन हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। सेना को नगद वेतन देना एवं सेना का हुलिया लिखना, हुलिया लिखना प्रारंभ किया था। यानी क्या था कि इससे पहले इससे जो राजा आए, उन्होंने सैनिकों को क्या दी, एकता प्रणाली पर चल रहे थे। एकता प्रणाली शुरुआत करने वाला हुआ करता था इल्तुतमिश, जिसमें जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, उसी के अनुसार फिर पूरे के पूरे सैनिक को क्या करनी थी, आजीवन सेवा देनी होती थी। लेकिन ये जब आया तो उसने सारी की सारी जो जमीनें थी अपनी वापस ले ली, और उन्हें खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि से मतलब है कि सरकारी भूमि बना दिया। जब भूमि नहीं तो क्या दी, पैसा दिया, नगद वेतन दिया। और नगद वेतन जब दिया तो पहला राजा था जिसने नगद वेतन देना चालू किया। लेकिन साथ में वेतन दे रहा था तो दो काम किए उसने, कि सेना का हुलिया लिखना चालू कर दिया, और साथ में घोड़े को दागने की प्रथा का भी प्रारंभ किया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और घोड़ा दागना,
की प्रथा प्रारंभ की। ये क्या चीजें बता रहा हूं, देखो क्या था कि जब सेना में भर्ती होते थे सैनिक, तो कभी कभी क्या होता था कि पता चला कि आज अगर मुझे काम है और मैं सैनिक में, तो बोले यार मेरा भाई चला जाएगा आज, तो पता ही नहीं चलना किसी को कि कैसे, आइडेंटिटी है ही नहीं कोई कि यही वो बंदा है जो सेना में भर्ती है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो दूसरा चला जाता है, बोले यार ठीक है आ जाओ। बोले पिताजी सैनिक में, बोले आज पिताजी को घर पे काम है, बोले हम जा रहे पिताजी आज। अरे बोले ठीक है चले जाओ। बोले घोड़ा, बोले घोड़ा मुझे चाहिए आज, दूसरा वाला घोड़ा लेके चले आओ। बोले ठीक है। तो कहते कि इतर बितर वाली चीजें लेके जाते थे। तो इससे क्या था, सेना क्या होती, डिसपॉइंट हो जाती, मतलब कि अलग अलग सेना हो जाती थी। कभी कभी युद्ध में लेके चले गए दूसरा घोड़ा, अच्छी नस्ल के जो घोड़े थे जो अरब से मंगाए जाते थे, वो घोड़े स्वयं रख लेते थे, बदल के घोड़ा लेके जाते थे। इसका ये चीज तो गलत हो रही है, कैसे आए कंट्रोल में। तो फिर कहते उसने क्या किया, सैनिक को पहले नगद वेतन दी, फिर साथ में उसका हुलिया लिखा, ऊंचाई कितनी है, गोरा है कि काला है, छोटा है कि लंबा है, मोटा है कि पतला है? और ये सब लिख लिया जाता था, कितनी हाइट है, चेहरे पे क्या वो निशान है। अब एक एक चेक करके सब कुछ लिख लिया गया, वो होता था सैनिक का हुलिया, भाई ऐसा दिखता है इंसान। दूसरा, घोड़े क्या होते थे, कभी कभी वो बदल लेते, बोले घोड़े को दागो, सील लगाओ, मोहर लगाओ। तो घोड़े को दाग दिया जाता था, गरम मोहर करके, और घोड़े की चमड़ी पे रख देना, वैसा निशान बन जाया करता था। तो घोड़े को दागने की प्रथा और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ कराने वाला व्यक्ति कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। इसने कहा भाई ये होगा ही होगा। साथ ही बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए यह जाना जाता है, ये आदमी जाना जाता है अपने राज्य में बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए। इसने अपने शासन काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। मतलब ये था कि जो भी वस्तुएं रहेंगी, जो भी सामान रहेगा, उसका एक सरकारी रेट होगा, और उस रेट के अलावा अगर कोई व्यक्ति उससे ज्यादा दाम में बेचता हुआ दिखाई दिया ना, तो समझो कि उसके लिए क्या था, समझिए। अगर कोई साहूकार है, कोई व्यापारी है, और यदि उसने कम तोला किसी भी चीज, मान लो कोई अनाज लेने गया और उसने 1 किलो पर 100 ग्राम कम तोल दिया, और ये खबर अगर जो सहनाई मंडी दरोगा, एक विभाग का अधिकारी हुआ करता था सहनाई मंडी दरोगा करके, अगर उसके पास एक खबर पहुंच गई कि भाई इस फलाने फलाने व्यापारी ने मुझे 100 ग्राम कम तोल के गया, फिर परीक्षण होता था, और परीक्षण में अगर वो दोषी पाया गया, तो कहते कि उसके शरीर से उतना मांस निकाल लिया जाता था, 100 ग्राम मांस निकाल लो। इससे व्यापारी थर थर कांपते थे कि कम ना चला जाए, भले ज्यादा चला जाए। कम नहीं जाना चाहिए किसी को भी, भले 100 ग्राम ज्यादा चला जाए। तो कहते कि ये प्रणाली थी। अब जैसे बचेगा कैसे, ऐसे ही बचेगा। बोले कि अगर कोई बाजार नियंत्रण ऐसे ही तो होगा, वरना कैसे, बोले बोल दिया कि कम तोला तो मारूंगा, तो बोले मार देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2-4 बार किया गया कि कोई ने, किसी ने कम तोला, कम पकड़ा गया, बोले लाओ, पकड़ के उतना मांस निकाल लिया जाता। तो व्यापारी बोलते थे भैया अब नहीं करना ऐसा, कम नहीं तोलना, भले ज्यादा चला जाए। तो ये थी बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसको चलाने वाला हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। इसकी विजय के बारे में पूछा जाता है, मतलब विभाग की बात करें, इसको चलाने वाला विभाग या इसका अधिकारी, इसको शहना ए मंडी दरोगा द्वारा नियंत्रित किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था। ये आदमी था जो इसको नियंत्रित करता था, देख रेख करता था कि कौन कम तो नहीं तोल रहा। पता चला ये हर्ष ने कम तोल दिया, उसका मांस निकाल लिया जाएगा, लाओ। ठीक है। तो इस प्रकार की क्या थी, सब प्रथाएं थी। अब आगे देखेंगे, इसकी कुछ विजय देखेंगे हम, विजय उपलक्ष्य के बारे में देखेंगे। इसकी युद्ध नीति या विजय, तो इसकी विजय, तो दो क्रम देखते हैं विजयों में। एक तो देखते हैं उत्तर भारत की विजय, और
एक होता है दक्षिण भारत की विजय। तो अब स्टार्ट करेंगे अपन उत्तर भारत की विजयों से कर लेते, ठीक है। उत्तर भारत की विजयों में इसकी दो प्रमुख विजय होती हैं। एक तो होती है इसकी गुजरात विजय, गुजरात विजय। और एक होती है चित्तौड़ विजय। ठीक। अब देखना जरा, गुजरात विजय और चित्तौड़ विजय ये क्या थी। क्या हुआ कि गुजरात विजय के तहत इस विजय के समय उसने मलिक काफूर को खरीदा था। यही वो विजय थी जिसके तहत इसने क्या किया था, मलिक काफूर को खरीदा। मलिक काफूर कौन है, तो यह एक किन्नर था। यह किन्नर हुआ करता था। चूंकि इसे 1000 रुपए में खरीदा था, 1000 रुपए में, 1000 दिनार में इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनारी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1000 रुपए में खरीदा, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, 1000 दिनारी। 1000 दिनारी है कौन पर, तो मलिक काफूर। मलिक काफूर एक किन्नर है जो कि कहते हैं शुरुआत में इसे खरीद लिया गया था पैसों में। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के पास जैसे ही आया तो कहते इसे सैनिक अभ्यास, युद्ध कला, ये सारी चीजें सिखाई जिससे कि एक सेनापति के तौर पे से बनाया गया और फिर दक्षिण भारत विजय के लिए से भेजा जाएगा। क्योंकि अभी केवल हम क्या देख रहे हैं, उत्तर भारत की विजय। तो एक तो ये हो गया। इसी विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने एक दिल्ली में दरवाजे का निर्माण कराया था। दिल्ली में क्या बनवाया था इसने, एक दरवाजा बनवाया था। और उस दरवाजे को कहते हैं कि भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस स्थापत्य कला का रत्न कहा जाता है। स्थापत्य कला का रत्न माना जाता है उसको। ठीक है, तो गुजरात विजय हो गया आपका। चलिए, इसके बाद कहते हैं कि ये जो विजय हो चुकी थी, मतलब कि गुजरात विजय के समय इसका एक भाई हुआ करता था, चचेरा भाई नुसरत खान। उसकी मौत हो गई थी। इसे बड़ा दुख हुआ था कि भाई मेरा चचेरा भाई मारा गया। कहते हैं कि इसी विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय अभियान पर इसका चचेरा भाई नुसरत खान मारा गया था। इससे भी क्वेश्चन बनता है। कहते हैं अगली जो विजय होती है वो होती है इसकी चित्तौड़गढ़ की विजय। ये बहुत ही चर्चित विजय रहने वाली है, चित्तौड़गढ़ की विजय। कहते हैं कि सन 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के राणा राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए यह युद्ध किया गया था।
ये युद्ध इतना नहीं, इतना ज्यादा चर्चित रहा, इतना ज्यादा चर्चित कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कहते कि अपने समय का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ करता था। कहते इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर राज्य कर रहा था और चित्तौड़ वाले इलाके पर राणाओं का राज्य था, जिसमें राणा हुआ करते थे। उस समय के राणा रतन सिंह हुआ करते थे। उनकी पत्नी हुआ करती थी, इनका नाम था रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती भी कहा जाता है उनको। कहते वो वास्तव में बहुत सुंदर थी, ऐसा कहा गया था एक ब्राह्मण के द्वारा। कहते राणा रतन सिंह के यहां पर एक कुल ब्राह्मण रहा करते थे। उन्होंने कहते रानी पद्मिनी को पहली बार जब देखा तो उनकी नीयत बिगड़ गई, और जब नीयत बिगड़ी और राणा को जब पता चला तो उन्हें राज्य से बेदखल कर दिया कि जाओ, आज से राज्य में नहीं रहना। तो कहते अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कहा जाता है दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और उसे बताता है कि जो चित्तौड़ के महाराणा है राणा रतन सिंह, उनकी पत्नी है रानी पद्मिनी, वो बहुत ही सुंदर है। कहते कि दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर कोई महिला नहीं है। और इतनी तारीफें कर दी, इतनी तारीफ की, अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि ये तो नायाब है, ये अद्वितीय है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। और उसका हर एक नायाब चीज पर किसका अधिकार होना चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी का। तो कहते फिर उसने इच्छा जाहिर की कि चलो ये पंडित झूठ तो नहीं बोल रहा, पहले तो ये तफ्तीश कर लेता हूं, पहले क्या कर लेता हूं कि भाई मैं इस चीज से तसल्ली ले लेता हूं कि ये सच बोल रहा है। तो कहते कि देखने के लिए उसने राणा को एक संदेश भेजा और कहा कि मैं आपकी पत्नी पद्मिनी को देखना चाहता हूं, बस केवल देखने के लिए कहा। कहते राणा चूंकि राजपूत थे और महिलाओं के ऐसे चेहरे को दिखाना वो अपने स्वाभिमान के खिलाफ मानते। राजपूतों में परंपरा है उनकी महिलाएं किसी दूसरे या गैर मर्द के सामने चेहरा नहीं निकालेंगे। अब चूंकि शर्त रखी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, या तो चेहरा दिखाओ या फिर युद्ध करो, या मैं तुम्हारे पूरे के पूरे राज्य पर आक्रमण कर दूंगा। अब चूंकि राणा भले राजपूत थे लेकिन अपनी जनता के राजा भी तो थे, बेचारी मासूम जनता जिसका कोई दोष नहीं है, और यदि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता तो नुकसान उसी का था, जनता का था, जिसका कुछ लेना देना है ही नहीं। तो उन्होंने फिर राजनीति से काम लिया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर एक किसी भी व्यक्ति के चेहरा देखने से अगर युद्ध टलता है तो टल जाने दो। लेकिन कहते उनके दो सेनापति थे, गोरा और बादल, उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा राणा यदि आप ऐसा करते हैं, हमारे कुल की मर्यादा को भंग करते हो, तो मैं ऐसे राज्य में रहना पसंद नहीं करूंगा। उसने कहा कि आप साफ मना कर दो कि मैं रानी पद्मिनी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, भले आप हमारी गर्दन काट लो, भले युद्ध कर लो। राणा ने समझाया कि बेटा आप मान जाओ, हमारी जनता हमारी प्रजा का सवाल है। बात यदि मेरी होती कि मेरे को बोलता तो मैं खुशी खुशी बोलता आ जाओ देख लेते, या तो आर या पार, गर्दन कटा देता खुशी खुशी। लेकिन बेटा जनता की बात है, आप इस चीज को समझो। तो कहते गोरा बादल नाराज होकर राज्य छोड़ के चले गए थे, जंगल में चले गए थे। चाचा भतीजे थे गोरा और बादल। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहते इतनी मशहूर कहानी रही गोरा बादल की कि ऐसे लड़ाके जो आला उदल हुए थे वैसे थे कौन? गोरा बादल। इस प्रकार के दो लड़ाके हुआ करते थे, चाचा और भतीजे की खूब जोड़ी थी। कहते चाचा का नाम हुआ करता था बादल और भतीजे का नाम हुआ करता था गोरा, दो राजपूत सैनिक। कहते बात बनी नहीं तो कहते कि राणा ने फिर निमंत्रण भेजा, आमंत्रण की आ जाओ भाई, फलाने फलाने दिन को दिखा दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह थी कि चेहरा देखकर फिर अलाउद्दीन खिलजी वापस चला जाएगा, दोबारा कुछ नहीं करेगा। उसने मान ली, खुशी बोले, दावत बुलाई, खाने बोला, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को उत्सुकता, कहां है रानी, एक बार बस झलक दिख जाए फिर तो देखते हैं कार्य करना क्या। कहते कि खाने पे उसे बुलाया गया, सब चीज रखी गई, लेकिन जब चेहरा दिखाने की बारी आई तो कहते कि पानी में चेहरा दिखा दिया गया, परछाई में, खुलेआम चेहरा नहीं दिखाया गया। यहां भी राजपूतों ने अपनी मर्यादा रखी और कहते हैं कि पानी जो उस समय जलाशय हुआ करता था, जलाशय के पास में रानी पद्मिनी को उस पार खड़ा किया, अलाउद्दीन खिलजी को इस पार। वो कहते जलाशय में ही परछाई पड़ी तो उसी में मात्र कुछ पल के लिए झलक दिखाई और रानी चली गई। अलाउद्दीन ठीक से देख नहीं पाया, पर जितना भी देख पाया, धुंधला भी देख पाया, उसमें मोहित हो गया। उसका सच में सुंदर है, पंडित झूठ नहीं बोल रहा था। पंडित ने जो जो कहा वो बहुत सत्य था। मात्र कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए देखा था उसने। और कहते कि इधर से वापस गया और कहते उधर से बिगुल बजा दिया कि राणा युद्ध के लिए तैयार रहो। देख के गया इधर और कहते कि उधर पहले तो नहीं, अभी नहीं, पहले बोला उसने, निमंत्रण फिर से भेजा कि अलाउद्दीन खिलजी ने, मैं फलाना फलाना सुल्तान हिंद, दिल्ली का सुल्तान
चित्तौड़ के राणा को आमंत्रित करता हूं अपने यहाँ भोजन पर, जिस प्रकार मैं आपके यहाँ पर गया तो विश्वास से आप भी आ जाइए। राणा को लगा कि जैसे वो आया था वैसे ही मैं जाऊंगा, मित्रता बढ़ाना चाह रहा है। कहते राणा जब उधर पहुंचे रतन सिंह तो उसे बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। अब राणा को जब बंदी बना लिया, अब इधर पत्र भेजा दूसरा वाला, एक संदेश भेजा रानी को चित्तौड़गढ़ में कि रानी श्रीमान पद्मिनी जी, यदि आप राणा को जीवित देखना चाहती हैं, यदि राणा को मुक्त कराना चाहती हैं, तो आप दिल्ली आइए और राणा को मुक्त करा के लेके जाइए, पर आपको दिल्ली आना होगा। रानी पद्मिनी अब विचार में पड़ गई, चूंकि राजपूत महिला थी। अब उन्हें याद आए अपने दो महान सेना नायक जो छोड़कर जा चुके थे, नाम था गोरा और बादल। उनको ढूंढने निकल गई और कहते वो जब मिले तो उनसे आग्रह किया कि आप चलिए, और ऐसी ऐसी बिथा ऐसा संकट आन पड़ा है राज्य पर। अब इस समय मनमुटाव भूलकर इस समय आप क्रोध त्याग दीजिए और राज्य के लिए आइए, मातृभूमि आपको बुला रही है आज ऐसे समय में। कहते गोरा बादल को कहते कि खूब समझाया, पर बोले कि मेरी बानी नहीं, मैंने बोला था पहले ऐसा मत करो, देखो सामने आए। बोले जो हुआ सो हुआ, अभी आप चल रहे हो वरना फिर मैं स्वयं जाती हूं। तो कहते कि ये जब बात जैसे आई तो गोरा बादल खड़े हो गए, बोले कैसे कैसे? बोले राणा हमारे स्वयं पहले से राजा थे, आज भी राजा है और हमेशा रहेंगे, उनके लिए जान निछावर करने को हम आज भी तत्पर हैं। बोले बात अगर ऐसी है तो बोले चलते हैं। कहते कि लेकिन अब योजना मेरे अनुसार चलेगी। कहते गोरा बादल ने 800 डोले सजवाए, बोले सुल्तान को खबर भिजवाओ कि रानी पद्मिनी आ रही है, अपने साथ 800 दासियों को भी ला रही है, रानी और 800 दासियां आएंगी उनके साथ। इधर जैसे ही खबर पहुंची अलाउद्दीन खिलजी को फूल उठा एकदम नाचने लग गया। बोले दिल्ली को सजा दो, फूलों से सजाओ एकदम से। बोले सारे के सारे रस्तों पर फूल बिछा दो, रानी आने वाली। खूब एकदम उत्साहित था, लेकिन यहां योजना अलग थी। बोले दासियों की, गोरा बादल के कहने पर जो दासियां बैठनी तो उसमें बैठे एक से बढ़कर एक योद्धा, महिलाओं के भेष में, दासियों के भेष में बैठ गए योद्धा। और एक योद्धा वो, साथ में दो डोली उठाने वाले योद्धा, वो भी योद्धा थे। एक योद्धा बीच में बैठा हुआ है डोली के तौर पर, नहीं जो दासियां जानी थी उनके भेष में, और दो योद्धा लगे हुए हैं डोली को उठाने वाले, तीन, एक डोली पर 3 योद्धा। और 800 गए थे, 8 सोच सकते हो आप लोग, 2400 योद्धा एक साथ चल दिए थे दिल्ली की ओर। रानी भी एक डोले में थी, गोरा बादल भी सबसे आगे वाले खेमे में रानी को उठा रहे थे। कहते कि जैसे ही दिल्ली की बाउंड्री पर पहुंचे और डोले सारे रोक दिए गए, संदेशा भेजा गया कि रानी दिल्ली के बॉर्डर पर, लेकिन पहले वह राणा से मिलना चाहती है। राणा से मिलने की कुशल होंगी तब जाके फिर किससे मिलेंगी? सुल्तान से। तो कहते कि अलाउद्दीन बोला जो कुछ भी होना सब कुछ करो, मिलना चाहती मिलने दो, मिलने दो। कहते इतना बाबरा हो गया कि उसे कुछ सूझ नहीं पड़ा कि क्या हो सकता है। कहते रानी पद्मिनी जैसे ही राणा के पास आई तो उनके साथ भेष में जो नौकर के तौर पर थे गोरा बादल, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से राणा को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया और रानी पद्मिनी को। लेकिन इसी बीच कहते हैं कि उसका जो सेना नायक है मलिक काफूर, उसको थोड़ा बहुत शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ गया, पर इतने जल्दी मान कैसे गए ये लोग। मलिक काफूर इतने में समझ पाता कि राणा दिल्ली की बॉर्डर से पार जा चुके थे, और गोरा बादल जानते थे कि अगर पकड़े गए क्योंकि मरना तय है, क्योंकि उधर किसी के किले में जा रहे हैं, उसकी सेना कितनी विशालतम सेना है, पूरे भारत का शहंशाह है वो, सुल्तान है, तो उसकी सेना हमसे बहुत ज्यादा है, मरना तय है, लेकिन मरेंगे ऐसे। बोले प्रण लिया था कि जब तक राणा शहर से पार नहीं चले जाएंगे, दिल्ली से पार नहीं चले जाएंगे, तब तक यदि गर्दन भी कट जाएगी तो मेरा धड़ लड़ता रहेगा। और हुआ भी ऐसा ही था। कहते कि जैसे मलिक काफूर को पता चला कि ये दासी वासी कुछ नहीं है, ये मुस्टंडे भड़के लेके आ गए यहाँ पर, और सबने आक्रमण बोल दिया। कहते धुआंधार तरीके से युद्ध हो रहा था प्रांगण में, कहते हर जगह पर लहू ही लहू दिख रहा था। गोरा बादल बड़े वीरता से लड़ रहे थे, लेकिन कहते हैं कि उसी समय बादल की गर्दन कट जाती है। बादल की गर्दन कटी, लेकिन कहते हैं धड़ से भी उसने उस सेना नायक का जो उस समय लड़ रहा था मलिक काफूर के साथ, उसका कहते कि पेट चीर दिया था, उसको भी मार दिया था। कहते राणा जब उस समय पहुंचे, उस पार पहुंच चुके थे, तब तक कहते यहाँ पर खून की नदियां बह चुकी थी। पता चला राणा अब कैद से बाहर है। पर कहते उन दोनों महान योद्धा गोरा बादल की आज भी राजपूत इतिहास में कहानियां सुनाई जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग जब इतिहास पढ़ते होंगे तो राजपूत काल को इतना गहराई से पढ़ा होगा, पर सच ये है कि एक राजपूत 100 पर भारी था, एक राजपूत योद्धा। पर हमें क्या पढ़ना रहता है? इस्लामिक कंट्री इतिहास। क्यों? बाहर से जो लोग आए उन्होंने हमारा इतिहास हमने ठीक से पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, लिखा ही नहीं,
लेकिन हमारे पास तो ऐसे ऐसे योद्धा थे कि एक एक योद्धा 100 पर भारी था। एक एक योद्धा सैनिक, मात्र बात की जाए राजाओं की तो बात ही अलग है। राणा प्रताप का नाम सुनकर कहते ही अच्छे अच्छे कांप जाते थे। खुद अकबर 5 फुट का था, थर थर कांपता था। जो उस समय भारत का शहंशाह था अकबर का, कौन, भारत का शहंशाह, इतना बड़ा राजा, पर राणा का नाम सुनते से कहते कांप जाता था। स्वयं कभी लड़ने नहीं गया महाराणा प्रताप से, अपने अपने सैनिक भेजता था, सेनापति भेजता था। वो जानता था कि यदि मैं लड़ने गया तो 5 फुट का हूं, वो ऐसे निपटा देगा। क्यों, राणा 7 फुट का है, वो 5 फुट का है। और राणा यूं हट्टा गट्टा व्यक्ति। और राणा से भी खतरनाक था उसका पुत्र, नाम था अमर सिंह। वो उससे भी खतरनाक व्यक्ति हुआ करता था। पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। यहां पर आ जाओ जरा। तो चित्तौड़गढ़ समझ लिया आप लोग। कहते फिर बाद बाद में युद्ध हुआ। बाद बाद में क्या होता है, युद्ध हो जाता है। और युद्ध जब होता है तो कहते कि राणा युद्ध में मारे गए, लेकिन सारी जो महिलाएं थी महल में, उन सब महिलाओं द्वारा फिर जौहर किया गया था। रानी पद्मिनी ने बाद में क्या किया, जौहर के लिए, मतलब जलते हुए अग्निकुंड में स्वयं को जला लिया था, मर गई थी वो, जौहर कुंड कहलाता है उसमें। तो ये कर लिया था, दुश्मन के हाथ नहीं लगेंगे चाहे देह को त्याग देंगे, ऐसा इनका बात हुआ करती थी। तो कहते हैं कि इस युद्ध किया गया था। कहते हैं कि इस युद्ध में राणा की मृत्यु हो जाती है और रानी द्वारा जौहर कर लिया गया था, किया गया था। ठीक है, तो जौहर कर लिया गया था। ठीक है, आज के लिए आपका केवल अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। अभी इसके आगे का और भी रहने वाला है, वो पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सब जा सकते हैं, आपकी छुट्टी है। ठीक है, तो खिलजी वंश हो रहा था अपना, जिसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लिया था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ कार्य और पढ़ने थे, आधे में ही छोड़ दिया था। अपन ने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत में विश्व विजेता बनने की ठानी, और साथ में उसने क्या किया था कि फिर विश्व विजेता ना बनकर सिकंदर सानी की उपाधि ले ली थी। उपाधि लेने के बाद उसने भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। अगर किसी भी व्यापारी द्वारा कम तोला जा रहा है तो उसके शरीर से उतना मांस निकाल दिया जाता था। ऐसी कुछ प्रणालियों को चलाया था उसने। साथ ही हमने देखा था कि उसने उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजयों को भी किया था। उत्तर भारत की विजय हम देख चुके थे, उत्तर भारत की विजयों में हमने उसे पढ़ लिया था, अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे अपन। अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी सन 1296 से 1316 तक का इसका समय था, इतना बता दिया था। इसने विजयों के लिए इसने उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय कर ली थी, जिसमें अपन उत्तर भारत की विजय देख चुके थे। आज आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो अपन पढ़ेंगे दक्षिण भारत की विजयों से स्टार्ट कर लेते। कल तक की जो अपन ने क्लास थी उसमें ये सब देख लिया था। तो आज का रहेगा आपका दक्षिण भारत की विजय। तो इसने क्या किया था, दक्षिण भारत की विजय के लिए, दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय के लिए इसने एक ऐसे सेनापति को नियुक्त किया था जिसे इसने, कहते हैं कि पहले गुलाम बनाया, गुलाम खरीदा, खरीदने के बाद उसे सेना या सैनिक शिक्षा दी और एक युद्ध अभ्यास सिखाकर एक सेनापति बनाया। उसका नाम हुआ करता था मलिक काफूर। क्या नाम हुआ करता था, आप लोगों को बताया था कि उसने गुजरात विजय के अभियान के तहत एक किन्नर को खरीदा था जिसका नाम हुआ करता था मलिक काफूर, और 1000 रुपए में खरीदा था उसने। और 1000 रुपए में खरीदने के कारण इसका एक अलग से नाम था, 1000 दिनारी। क्या कहा गया था, 1000 दिनारी कहा गया था। तो कहते कि इसने दक्षिण भारत की विजय के लिए, इसके लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया, मलिक काफूर को नियुक्त किया था कि भाई मलिक काफूर जाएगा और दक्षिण भारत की विजय करेगा। यहां तक तो ठीक है। अब दक्षिण भारत में हम देखेंगे कौन कौन से स्थानों को इसने विजित किया था, कौन कौन से ऐसे राज्य थे, कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन पर विजय हासिल की थी, तो उनके बारे में देख लेते अपन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसके द्वारा, कहते हैं कि दोबारा देवगिरी को लूटा गया, दोबारा से लूटेंगे देवगिरी को।
देवगिरी। अच्छा, पहली बार कब लूटा गया था? तो पहली बार जब अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अधीन एक सेनापति था, तो पहली बार लूटा गया था देवगिरी को तब। और वो कड़ा मानिकपुर धन लेके चला गया था, अपने चाचा को बुलाया, वहीं निपटा दिया था। तो पहली बार तब लूटा गया था। दोबारा से क्या किया गया? देवगिरी को लूटा गया। और किसको? बारंगल को। बारंगल, बारंगल को लूटा गया या बारंगल को जीता गया। ठीक है, साथ ही पांड्य देश को भी जीता गया। पांड्य देश, कहते हैं यहां पर दो भाई हुआ करते थे, सुंदर पांड और वीर पांड करके दो भाई हुआ करते थे। एक का नाम हुआ करता था सुंदर पांड और दूसरे का नाम हुआ करता था वीर पांड हुआ करता था। कहते दोनों में अनबन हो गई थी और दोनों में अनबन के कारण क्या किया इसने? दोनों में से एक वीर पांड को अपने साथ लिया और दोनों भाइयों को मार दिया था, खूब लूटा था। कहते यहाँ तो कहते एक जगह और हुआ करती थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र, तो इन स्थानों को दक्षिण भारत की विजय अभियान के तहत लिया जाता है। चलिए अब देखेंगे हम यहां से क्या क्या प्राप्त हो रहा है इनको। कहते हैं कि यहां से अपार संपत्ति को लूटा गया, अत्यधिक मात्रा में संपत्ति लूट गई। साथ ही बारंगल की यदि बात करें तो यहां के राजा कहते हैं कि प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्र देव द्वितीय हुआ करते थे। इन्होंने कहते बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा भाई लड़ना ही नहीं अपने को, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। और साथ में कहते हैं कि अपनी खुद की एक मूर्ति बनवाई सोने की और उसमें एक चैन डलवा दी कि आज से मैं आपका गुलाम हूं। चैन डाला जाए ना, कुत्ते को पट्टा डाल दिया जाए जैसे, इस प्रकार का काम करा दिया कि एक सोने की खुद की मूर्ति बनाई, उसमें चैन डलाकर, और साथ में कहते हैं कि कोहिनूर हीरा। कहते दो चीजें फिर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को क्या किया गया था? गिफ्ट कर दी गई। मलिक काफूर को दे दिया गया कि भाई ये लो, आज से हम आपके क्या है? अधीन है। और दूसरा कोहिनूर हीरा भी क्या किया गया? सौंप दिया गया। तो प्रताप रुद्रदेव द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। समर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के साथ साथ इसने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया। कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया था। कोहिनूर हीरा भेंट किया, बोले ले जाओ, हमारी तरफ से आपके लिए उपहार है, अपने राजा को देना। अब कहते कोहिनूर हीरा की एक खासियत थी, वो किसी भी व्यक्ति के हाथ में होगा तो वो हंसने लग जाएगा देखकर उसको। कहते जैसे मलिक काफूर को मिला तो बहुत खुश हो गया वो। कहते उसके दांत एकदम अपने जबड़ों में बन नहीं रहे थे, अलग निकाल रहा था वो, खी खी करके हंसने लग गया। उसने लगा ये तो बड़े काम की चीज है, अगर मैं सुल्तान को दूंगा तो सुल्तान और भी प्रसन्न हो जाएंगे मेरे से, तो ये क्या चीज लेके आ गया। और सुल्तान हंसते हंसते हो सकता है उपहार दे दे। कहते बड़ा प्रसन्न हो गया था यहां से। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला जो रहने वाला है अगला रहता है पांड्य देश। कहते यहां के राज्य में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, वीर पांड और सुंदर पांड, दोनों भाइयों में गृह युद्ध चल रहा था। और इसका फायदा उठाता है मलिक काफूर। कहते हैं कि सुंदर पांड को अपने तरफ ले लेता है और वीर पांड को खूब मारता पटक पटक। और वीर पांड को मारने के बाद कहते हैं कि पूरे के पूरे पांड्य देश को लूटता खुलेआम, और उसका भाई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसी ने उसको आमंत्रित किया था। तो कहते हैं कि इसने पांड्य देश को खूब लूटा।
खूब लूटा था। द्वार समुद्र का एक राजा हुआ करता था बल्लाल देव। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, सुना कि नहीं? भल्लाल देव का, मूर्ख ही के वो नहीं है ये पर ठीक है। इसका नाम हुआ करता था, यादव राजा हुआ करता था, द्वार समुद्र का नाम था बल्लाल देव। बल्लाल देव यहाँ का राजा था। इसने भी खूब लड़ाई की थी पर ये हार गया था। तो ये क्या था आपका दक्षिण भारत की विजय अभियान देख लिया। पहला देखा था उत्तर भारत, जिसमें आपको बताया था गुजरात विजय, चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय या चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे राणा रतन सिंह, उनकी रानी पद्मिनी, उनके बारे में कल बताया था आप लोगों को, है ना। एक और था उस समय जीता गया था, उस समय जो क्षेत्र हुआ करता था वो हुआ करता था उस समय का गुजरात का, वो राजस्थान का क्षेत्र हुआ करता था। कहते हैं कि उस समय उनके द्वारा मेवाड़ वाला इलाका भी जीत लिया गया था। और कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के उसने खिजराबाद कर दिया था। एक क्वेश्चन अगर पूछ जाए कभी, जब बहुत डीपली है पर याद रख लो आप लोग कि चित्तौड़गढ़ को जब उसने जीता था तो उसके बाद उसका नाम बदल दिया था, खिजराबाद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? खिजराबाद कर दिया गया था कि आज से खिजराबाद है, ना कि चित्तौड़गढ़। बाद में दोबारा इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। ये तो हो गई इसकी विजय। अब इसके अलावा अपन देखेंगे इसके, पूरा कर देता हूं यहां से। इसके देखेंगे अपन प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं अपन, किसने और क्या कार्य किए। प्रशासनिक कार्यों में सबसे पहले आता है इसका सैनिक सुधार। तो सैनिक सुधार में अपन ने पढ़ लिया था कि क्या किया था इसने, सेनाओं का हुलिया लिखना, घोड़े को दागने की प्रथा, सेना को नकद वेतन देने की प्रथा, और सबसे पहले किसने लागू की थी? इसी ने की थी। वो मैं बता चुका हूं, बस आप इसमें याद रख लो किसने क्या किए थे। प्रशासनिक सुधार किए थे। इसमें आते हैं आपके सैनिक सुधार आता है प्रशासनिक सुधार में, साथ ही आता है आर्थिक सुधार। देखते हैं आर्थिक सुधार, इसी में आ जाएंगे। साथ ही आता है इसका बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसी का हिस्सा है बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये तीन कार्य इसके देखने रहते हैं। अब इसमें आता है आर्थिक सुधार के तहत यदि देखा जाए तो इसमें दो तीन काम बांट के दिए हैं। पहला इसमें आता है कि सेना को नकद वेतन, यही था, सेना को नकद वेतन देने लग गया था आर्थिक सुधार में, क्योंकि जब वस्तुओं की कीमत गिर जाएगी तो स्वाभाविक ही कम पैसे में भी वो अपना गुजारा कर लेंगे कि नहीं। तो ये आर्थिक सुधार का इसका सबसे। साथ ही इसने कुछ नए विभागों का गठन किया, नए विभागों का गठन। नए विभाग कौन कौन से थे इनको पढ़ना रहेगा अपने को। नए विभाग में आप देखेंगे कि सहना ये दरोगा मंडी, सहना ये दरोगा मंडी, यानी मंडी का एक दरोगा हुआ करता था जो पूरे के पूरे क्षेत्र में व्यापारिक क्षेत्रों में जा जाकर घूम घूम कर यह पता लगाया करता था कि कौन व्यापारी बेईमानी कर रहा है। तो एक तो ये हुआ करता था। दूसरे व्यक्ति हुआ करते थे बरीद। बरीद यह दरअसल गुप्तचर थे, गुप्तचर है। बरीद कौन है? गुप्तचर है। ये राज्य के गुप्तचर है, मतलब पूरे के पूरे जो राज्य है उसके गुप्तचर हुआ करते थे, जिसमें यह जगह जगह जाते थे और ये भी जासूसी करते थे। जैसे मान लो कि मैं अगर गुप्तचर हूं और मुझे जाना किसी चीज का पता लगा, जैसे आजकल सिविल में आ जाते पुलिस वाले, अगर किसी को पकड़ना हो तो एकदम से नॉर्मल आ जाएंगे और उससे वही काम करने को कहेंगे जो इनलीगल हो, और यदि उसने वो कर दिया तो तुरंत बोले हाँ उठ लो, अपना तुरंत असली रूप दिखा देंगे, तो पकड़ के तुरंत लेके चले जाएंगे। इसी प्रकार के गुप्तचर होते थे, जगह जगह जाते थे व्यापारियों के पास, कहते कि ये फलानी चीज तौल के दे दो मेरे को। सब देखते रहते थे, तौल के दी उन्होंने, बोले क्या रेट दी है तो रेट बताए, अगर राज्य के अनुसार रेट दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तौलने में अगर गड़बड़ी कर रहा है या गड़बड़ी नहीं कर रहा है तो सही, और थोड़ा सा भी गड़बड़ी गिरी तो तुरंत आ जाओ लेके चलो। कितना कम तौला? बोले 50 ग्राम मांस निकालो इसका। बोले कौन? भाई बरीद हूं मैं, मतलब गुप्तचर हूं मैं। तो इस प्रकार के काम किया करते थे कौन? वो बरीद हुआ करते थे। एक हुआ करता था
परवाना नवीश। ये परवाना नवीश यहाँ का सबसे इंपोर्टेंट वाला विभाग था। ये क्या करता था? यह परमिट जारी करता था। यह वस्तुओं का परमिट जारी करता था। यानी कि मान लो कोई व्यापारी और उसे कोई वस्तु बेचनी है तो पहले उसे उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे आज के समय भी होता है, हर एक व्यापार का रजिस्ट्रेशन होता है पहले। तो वो परमिट यदि दे देगा कि हाँ ये सही है, करो इसका व्यापार, पता चला कोई गांजे का व्यापार करना है तो उसको परमिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है वो भाई इलीगल है कि नहीं? समाज में यह कहते हैं कि गलत संगति फैला सकता है, या फिर हम बात करें कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है, तो उसको क्या परमिशन नहीं मिलती है। खुलेआम देखिए कभी आप लोगों ने गांजा, चरस, अफीम बिकती हुई है? नंबर 2 में बड़े पुलिया लगा लगा के दे दें। है? शराब को भी देखा होगा तो खुलेआम नहीं बिकती ऐसी, मतलब एकदम से खुलेआम, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हो। नंबर 2 में बेचने वाले छिप छिप कर देते देखा होगा गांव में तो आप लोगों ने, है ना? उसी प्रकार का होता है। तो ये परमिट जारी करता था जो परवाना नवीस कहलाता था। नवीस, नवीस लिखा हुआ है, परवाना नवीस, यह करता था परमिट जारी। तो ये कुछ विभाग बनाए थे इसने। किसके लिए बनाए थे? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए बनाए थे, भाई ये काम करेगा। साथ ही इसकी कुछ स्थापत्य कला को देख लेते हैं अपन जरा, आ गया जो इस पर दिखा देते हैं अपन। स्थापत्य कला अलाउद्दीन खिलजी की देख रहे हैं अपन। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में इसने कुछ इमारतों का निर्माण कराया था। इमारतों में देखेंगे कौन कौन सी इमारतें हैं, तो कहते हैं कि जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद, इसको बनवाया। साथ ही इसने बनवाया अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा। इसके बारे में कॉन्सेप्ट चलता है, क्या चलता है कि इसे वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इसे वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा बना था कि हर एक चीज जहां होनी चाहिए उसी जगह पर फिट की गई थी। कहां पर खिड़कियां होनी चाहिए, कितना इसका बेस होना चाहिए, कौन सी तरफ मुख्य दरवाजा होना चाहिए, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कहां कहां पर रंग रोगन जैसा करना है, कलर कैसा करना चाहिए, बिल्कुल हर एक चीज को इतने अच्छे तरीके से किया गया था कि कई सारे इतिहासकार आए, उन्होंने कहा कि ये तो वास्तुकला का रत्न है। कई सारे वास्तुकार आए जिन्होंने बनाया कि ऐसे ऐसे घर बनना चाहिए। जैसे अभी अपन बात करें वास्तु के अनुसार ही घर बनवाते हैं। अब गांव में नहीं उतना वास्तु चलता, लेकिन ज्यादातर शहरों में वास्तु के अनुसार ही घर बनने लग गए। वो कौन सी तरफ मुख्य दरवाजा किया जाए, लेकिन अब बोला गया कि प्लॉट ही अंगली इस तरफ है तो कौन सी तरफ मुख किया जाए। पर ज्यादातर वास्तुकला में बिलीव करते हैं लोग। तो वास्तुकला में ये कि भाई अगर आप पूरब की तरफ मुख करना चाहिए, ज्यादातर घरों का यही होता है कि उगते हुए सूर्य की तरफ मुंह कीजिए, घर का मेन दरवाजा होना चाहिए। तो इस तरीके से सारी चीजें इसमें कहते हैं सब चीजें परफेक्ट थी, जहां पर होना चाहिए। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अच्छा, और क्या चीज इसने बनवाई? और बनवाया इसने, कहते हैं कि हजार खंबा महल, हजार खंबा महल, इसका भी इसने निर्माण कराया था। हजार खंबा महल का भी इसने निर्माण कराया। तो इसके द्वारा बनाई गई ये कुछ इमारतें हैं जिनमें आपका अलाई दरवाजा सबसे प्रमुख हो जाता है। अलाई दरवाजा का इसने अच्छे तरीके से निर्माण कराया था। कहते वास्तुकला का इसे रत्न भी कहा जाता है, वास्तुकला का। हाँ, कौन सा महल? ये वाला हजार खंबा महल, ये दिल्ली में मिलेगा आपको। आगरा, कहते हैं कि जो कुतुब मीनार है उसी के पास बना हुआ है। और ये जो अलाई दरवाजा है कुतुब मीनार के बाद बनी जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है उसी का मेन दरवाजा है। ठीक है, जो किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी, सॉरी माफ करना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। अब इसके आर्थिक सुधारों में यदि हम देखें तो इसके द्वारा आर्थिक सुधार में यदि बात की जाए तो इसने कहते हैं कि 4 करों को लगाया था। 4 प्रकार के टैक्स वसूला करता था इसके समय। 4 प्रकार के टैक्स भी आर्थिक सुधार में ही आता है, इसे हम कर बोल देंगे, कर, कि कितने प्रकार के कर वसूला करता था।
तो कर वसूलता था 4 प्रकार के, जिसमें होता था जजिया, जकात, खुम्स और खराज। ये 4 प्रकार के टैक्स वसूला करता था, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। अच्छा, ये होते क्या थे, जरा इनको देख लो। तो ये जजिया होता था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर। जो गैर मुसलमान है, गैर मुस्लिम जनता से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। मतलब जो कि मुसलमान नहीं है, वो अपना पैसा देगा अपने धर्म को मानने के लिए, वो था जजिया हुआ करता था। दूसरा होता था जकात। दूसरा कौन सा? जकात। ये क्या था? तो यह है मुस्लिम जनता से लिया जाने वाला धर्म की वृद्धि में काम आने वाला कर था। मतलब कि मुस्लिम जनता से इसलिए जाता था ताकि आपके धर्म को और बढ़ा सके, उसमें खर्च होगा। तो ये होता था जकात। तीसरा होता था आपका खुम्स होता था। खुम्स, खुम्स क्या था? तो यह चोरी के धन में सुल्तान का हिस्सा था। सुल्तान का हिस्सा, यानी कि चोरी कैसी, आपको बताया था कि जो भी राजा हुआ करते थे, जो भी सुल्तान हुआ करते थे, वो जिस दूसरे राज्य पर अधिकार करना चाहते थे या युद्ध करते थे, युद्ध करते समय अगर वो जीत गए तो उनकी सेना को एक खुला अधिकार होता था कि उस जगह जाए और जितना हो सके उस पूरे के पूरे राज्य को लूटें, और जिसके पास जितना ज्यादा धन होगा तो उसमें से कुछ हिस्सा सुल्तान को भी देना है, बाकी हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा। तो कहते कि यहां पर 1/6 और 3/4 तक वसूला गया है, इस पे अधिकार होता था। कहते इसने क्या किया, 1/2 कर दिया, बोले आधा चाहिए अपने को। बोले कोई नहीं, बोले जितना लाओगे तुम उसमें से पूरा आधा चाहिए अपने को, आधा हिस्सा मेरा आधा तुम्हारा। तो कहते कि इसने खुम्स वाले टैक्स पर बढ़ा दिया था कि भाई आधा आधा करेंगे अपन, लूटो जीतने के बाद। फिर होता था खून खराज। यह आपका कृषि कर था, यह एक कृषि कर हुआ करता था, कृषि कर था। तो इस प्रकार के यह 4 प्रकार के टैक्स वसूला करता था। कौन सा था आपका? जजिया, जकात, खुम्स, खराज। खराज क्या था? तो कृषि कर। यह अपने राज्य में किसानों के लिए जैसे उनकी फसल यदि नुकसान हो जाए या फसल के लिए पानी चाहिए, तकावी ऋण चाहिए, तो वो सब दिया करता था, बदले में ये टैक्स लिया करता था। तो ये हुआ करता था कृषि कर। अच्छा, इसके समय पे 2 कर और चलते थे, एक चरी कर, एक गड़ी कर। 2 टैक्स और होते थे, चरी और गड़ी कर। चरी कर वो होता था जिसमें कहते हैं कि उसके राज्य में रहने वाले जितने भी किसान हैं, वो अपने पशुओं को जिस स्थान पर चराने के लिए लेके जाएंगे, वो राजा की भूमि होगी या फिर वो सुल्तान की भूमि रहती, उसमें केवल केवल गौचर भूमि होती थी। गायों को चराने के लिए एक टैक्स देना होता था। एक होता था गड़ी कर। अब मान लो आप राज्य में रह रहे हो तो रहने का भी पैसा देना होगा, मकान बनने का, जो कि आज भी लगते हैं पैसा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी स्थान पर मकान बनाए हो तो मकान का पैसा देना पड़ता है, मकान का पैसा भरना होता है सरकार के लिए, नगर पालिका के लिए। जैसे मान लो आज आप यहाँ रहते हो पृथ्वीपुर में, तो आपका घर बना हुआ है पृथ्वीपुर में, तो आपको नगर पालिका के लिए पैसे भरने होंगे, आपके मकान के साल भर में भरने होते हैं, जो भी कुछ पैसा रहता है, तो उसका पैसा दे। तो गड़ी कर होता था। इसने एक और चलाया था, विवाह कर भी किया था इसने। कहते कि विवाह जो करेगा वो भी टैक्स देगा। भयंकर राजा था इसने। कहते 24 प्रकार के नए कर चलाए थे इसके द्वारा। ये 4 तो चलते थे, इसके अलावा 20 कर और थे उसमें, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो विवाह कर भी हुआ करता था एक। कहते दोनों पक्षों को पैसा भरना होता था कि साहब हम कलुआ और कल्लन दोनों के परिवारजन विवाह कर रहे हैं आपस में, तो इसका पैसा, तो बोले हाँ पैसा लगेगा ही। दोनों को फिर पैसा भरना होता था, फिर उधर शादी होती। ठीक है, तो इस प्रकार के इसके द्वारा टैक्स लाए जाते थे। तो कितने हैं आपके? 4 प्रकार के। अब आगे देख लेते। कहते कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु
अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु सन 1316 ईस्वी में हो जाती है। हो जाती है 1316 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो कहते हैं कि इसके बाद खुसरो शाह की मदद से मुबारक खिलजी मुबारक खिलजी अंगला सुल्तान बना। अंगला सुल्तान बनता है। तो अंगला सुल्तान जो बन जाता है वो बन जाता है मुबारक खिलजी। अब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन कि मुबारक खिलजी या सुल्तान बनता है कब, तो 1316 में, और रहता है आपका 1320 तक। 16 से लेकर 20 तक यह राजा रहने वाला है, सुल्तान रहने वाला है। अब सुना जरा, इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। खुसरो साहब बता रहा हूं मैं आपको। खुसरो साहब एक हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान था। कुछ दिनों पहले इसे हिंदू से क्या बनाया गया था, मुसलमान बनाया गया था। यह राज्य में था तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के अधीन एक छोटा मोटा अधिकारी हुआ करता था, राज्य का मंत्री के जैसा था। लेकिन कहते हैं कि उसका ज्यादातर जो कहते हैं कि लगाव था, या ज्यादातर जो उसका संपर्क था, या दोनों ज्यादातर साथ रहते थे, तो वो रहते थे खुसरो शाह और मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी के ही वंश का है। खुसरो शाह कौन है, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, हिंदू से वो कौन बन गया, मुसलमान। कहते हैं इन दोनों के कहीं कहीं अतरंगी संबंध भी देखने को मिलते हैं, आपसी संबंध भी देखने को मिल जाते हैं। जिस प्रकार हमने अलाउद्दीन खिलजी और एक जो 1000 दिनारी था जिसका नाम हुआ करता था मलिक काफूर, इसके भी कहते हैं कि आपसी संबंध, नाजायज संबंधों के बारे में हमने पढ़ा था। इसी प्रकार से कहते हैं इन दोनों के भी नाजायज संबंध थे, दोनों एक दूसरे से अथाह प्रेम किया करते थे। ठीक है, अब आगे देख लेते। मुबारक खिलजी क्या बनता है, अंगला राजा बन जाता है। जब यह राजा बना, जब यह शासक बनता है, तो कहते हैं कि इसके शासनकाल में खुसरो शाह का हस्तक्षेप हुआ करता था। खुसरो शाह का क्या हुआ करता था, हस्तक्षेप हुआ करता था। साथ ही हम बात करें मुबारक खिलजी, यह कभी कभी दरबार में बिना वस्त्रों के आ जाया करता था, बिना वस्त्रों के आ जाता था। कहते थे एकदम जिंदाबाद कहते कि ये तो इतना लिच्चड़ व्यक्ति हुआ है कि कहते कि ऐसा व्यक्ति था कि दरबारियों के बीच में जब जाता था बोलता तुम इधर आओ, आता था उसको गले लगा लेता था, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तो। कहता है कि दूसरे दिन जब कभी कभी तो ऐसा होता था, कहते कि सो के उठा और सीधा चला आता था, एकदम जिंदाबाद बिना कपड़ों के किसी भी प्रकार से। और सुनिए जरा, इसने फिर एक उपाधि ली, उपाधि ली इसने खलीफा की। किसकी उपाधि ली है, इसकी उपाधि है खलीफा की। तो मुबारक खिलजी ने, इसने एक उपाधि ली थी, खलीफा की उपाधि धारण की थी। खलीफा की उपाधि थी इसकी। देखो कार्य इसके ऐसे मूर्ख, कार्य ऐसे कर रहा, उपाधि ले रहा खलीफा की। कहती इन्हीं हरकतों से बाज आकर कहते खुसरो शाह ने इसी को निपटा दिया, और एक नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है। मतलब कि आम जनता के बीच में कहा कि इस्लाम खतरे में। क्यों खतरे में, क्योंकि राजा ऐसा है, दरबार में एकदम जिंदाबाद आ रहा है, इसलिए इसको मारना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि खुसरो शाह ने क्या किया था कि इसकी हत्या कर दी थी, खुसरो शाह द्वारा इसकी हत्या कर दी। खुसरो शाह ने इसकी हत्या कर दी।
हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया, दिल्ली का सुल्तान बन गया। उस सुल्तान बनते से उसने एक नारा दिया, एक नारा दिया। नारा था क्या? इस्लाम खतरे में है। ये इसका नारा हुआ करता था। इसने कहा था इस्लाम खतरे में है भैया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मुबारक खिलजी को मुबारकबाद दे रहे हैं मरने की, कि मर जाओ जाओ, और इसको मारने के बाद हम राजा बन रहे हैं स्वयं, इसलिए हम क्या करेंगे अब, इस्लाम की रक्षा। कहते हैं ये सब षड्यंत्र चल रहा था, ये सब ड्रामा चल रहा था राज्य में। लेकिन कहते हैं कि जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र हुआ करता था, जो कि बात करें सिंध वाला इलाका, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम हुआ करता था मलिक गाजी। ये वाला वो व्यक्ति है मलिक गाजी, यानी कि इसको बोला जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ये वाला व्यक्ति है। ये वहां पर तैनात था, जितने भी वहां से मंगोल आक्रमण हो रहे थे वो सब झेल रहा था उन चीजों को, वो मंगोलों को अंदर तक नहीं आने दे रहा था। यही होता है, देखो कभी क्या होता है, जब घर का जो मेन व्यक्ति है वो सब चीजों को संभाल रहा है, मतलब कि वो खतरे मोल ले रहा है, पैसा कमा रहा है, सबका पेट भर रहा है, सब एकदम सुरक्षित, तो आपस में सारे के सारे लड़ रहे हैं किसके लिए, कि मैं आज कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, मैं आज चिप्स खाऊंगा, या जे करूंगा वो करूंगा। तो वो ऊपर बैठा व्यक्ति कहेगा कि इन सबको देने से अच्छा मैं खुद क्यों ना खा लूं, जब मुझे ही करना है हर चीज। तो कहते कि हुआ यूं कि कहते कि ये सब ड्रामा देखकर उसे लगा कि यार ये उल्टे सीधे लोग बैठ रहे, इससे अच्छा ये योग्य व्यक्ति बैठे, क्योंकि ये काफी युद्धों को लड़ चुका था मलिक गाजी गयासुद्दीन तुगलक, अनुभव था उसे। तो उसने क्या किया कि बहुत हो गया, कहते कि वो एक दिन आया राजधानी और कहते खुसरो शाह की गर्दन काट दी। वो कहा यार कन्वर्टेड मुसलमान, हिंदू से मुस्लिम बना हुआ है और ऊपर से बोल रहा है इस्लाम खतरे में, बोले तुम ही तो सबसे बड़ा खतरा हो। तो कहते वो आता है और इसकी हत्या, नहीं किसकी हत्या, सुल्तान सॉरी खुसरो शाह, यहां से दिखा देते, खुसरो शाह की हत्या खुसरो शाह की हत्या मलिक गाजी गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक कर देता है और दिल्ली पर नए वंश तुगलक वंश की स्थापना करता है। तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। कब करेगा, तो 1320 ईस्वी में। तो एक नया वंश जो दिल्ली पे आने वाला है वो रहने वाला है कौन, तुगलक वंश रहने वाला है। तो आज का आपका जो खिलजी वंश हुआ करता था वो होता है समाप्त। अब पढ़ेंगे तुगलक। तुगलक के बाद आता है सैयद, जो कि बहुत ही छोटा सा वंश होता है। उसके बाद लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत समाप्त। लोधी वंश का अंतिम शासक रहेगा आपका इब्राहिम लोधी, और उसके साथ कहते हैं कि बाबर का युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, और उसमें इब्राहिम लोधी की हत्या कर देता है और दिल्ली पर या दिल्ली वाली या दिल्ली सल्तनत की समाप्ति कर वह मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, या भारत में बादशाही सल्तनत की स्थापना करता है, क्योंकि मुगलों को अपन बादशाह कहते हैं और दिल्ली सल्तनत के राजाओं को हमने सुल्तान कहा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल आपके लिए। ठीक है।